साहब ट्रेन रोकिए, आगे पटरी टूटी है। एक गरीब अनाथ बच्चे की चीख सुनकर जब इंजीनियर ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन जब सच सामने आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस 12 साल के मैले कुचैले लड़के के गाल पर पड़ा हुआ तमाचा सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि कुदरत का एक ऐसा इशारा था जिसे समझने में बड़ों बड़ों को देर हो गई। वह बच्चा रोया नहीं, बस अपनी बात पर अड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर यह रॉयल एक्सप्रेस आगे बढ़ी तो सैकड़ों मांगे उजड़ जाएंगी। वह यह कहानी सिर्फ एक हादसे को टालने की नहीं, बल्कि खून के उस रिश्ते की है जो लोहे की पटरियों पर बिछड़ गया था और उन्हीं पटरियों पर वापस मिला। कहानी की शुरुआत होती है भारत के एक बड़े रेलवे जंक्शन प्रताप नगर से। आज का दिन प्रताप नगर के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं था। देश के सबसे तेज और आधुनिक ट्रेन रॉयल एक्सप्रेस का उद्घाटन होने वाला था। स्टेशन को फूलों और रोशनियों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देश के सबसे काबिल चीफ रेलवे इंजीनियर रघुवीर सिंह ने कंधों पर थी। रघुवीर एक सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। 8 साल पहले एक रेल हादसे में अपने इकलौते बेटे आदित्य और पत्नी को खोने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह काम में डुबो लिया था। उनके लिए यह रॉयल एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। भीड़ और शोर शराबे से दूर स्टेशन पर आउटर सिग्नल के पास एक पुराने जर्जर पुल के नीचे 12 साल का शिवा रहता था। शिवा का कोई नहीं था। उसका काम था दिन भर पटरियों के किनारे पड़ी प्लास्टिक की बोतल चुनना और रात को उसी पुल के नीचे सो जाना। लेकिन शिवा में एक अजीब बात थी, वह पटरियों पर कान लगाकर बता सकता था कि कौन सी ट्रेन कितनी दूर है। लोहे की खनक और पटरियों की थरथराहट उसकी भाषा थी। बीती रात भारी बारिश हुई, नदी का पानी उफान पर था और पुराने पुल के पिलर नंबर 3 के पास की जमीन थोड़ी धंस गई थी। सुबह सुबह जब शिवा अपनी बोरी लेकर निकला तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, कड़क चर्र। शिवा ठटक गया। उसने तुरंत अपना कान पटरी पर लगाया। आवाज़ सामान्य नहीं थी। वह समझ गया कि पुल के नीचे लोहे का गर्डर अपनी जगह छोड़ चुका है। अगर इस पर से भारी ट्रेन गुजरी तो पुल ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा। शिवा घबरा गया। उसे पता था कि आज वह नई लाल रंग की तेज रफ्तार गाड़ी इसी पटरी से गुजरने वाली है। शिवा दौड़ते हुए स्टेशन के मुख्य द्वार की तरफ भागा। उसने कपड़े फटे थे, चेहरे पर कालीख लगी हुई थी और पैरों में अलग अलग रंग की टूटी चप्पलें थी। गेट पर खड़े सुरक्षाकर्मी ने उसे डंडा दिखाकर रोका। ए, कहाँ घुस रहा है रे? चल भाग यहाँ से, आज मंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ भीख नहीं मिलेगी। शिवा गिड़गिड़ाया, साहब मुझे भीख नहीं चाहिए, बड़े साहब को बुलाओ, पुल टूट गया है, गाड़ी गिर जाएगी साहब। सिपाही हंसा, चल हट, बड़ा आया इंजीनियर, वो पुल पिछले हफ्ते ही चेक हुआ है, भाग यहाँ से वरना हवालात में डाल दूंगा। शिवा को धक्का देकर गिरा दिया गया। उसकी कोहनी छिल गई, खून रिसने लगा, लेकिन उसकी आंखों में वो डर था जो उसे बैठने नहीं दे रहा था। उसने देखा कि हरी झंडी दिखाई जा चुकी है और रॉयल एक्सप्रेस अपनी धीमी गति से भारी गुर्राहट के साथ प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। उसने इंजन की सीटी ने शिवा के दिल की धड़कन बढ़ा दी। दोस्तों, क्या एक छोटे से बच्चे की आवाज़ इस बड़े शोर में दब जाएगी? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो दिल को छू ले तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी एक क्लिक हमें ऐसी और कहानियां लाने की हिम्मत देती है। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। रघुवीर सिंह इंजन के लोको पायलट के केबिन में ही मौजूद थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहली यात्रा में कोई कमी न रह जाए। ट्रेन की रफ्तार 40, फिर 60, फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जो गई। अगला स्टेशन खतरनाक पुल था जो यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर था। शिवा समझ गया कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। वह स्टेशन के पीछे वाली झाड़ियों से होता हुआ पटरियों के किनारे किनारे उस पुल की तरफ दौड़ा। ट्रेन तेजी से आ रही थी। शिवा ने अपनी मैली कुचैली लाल रंग की शर्ट उतार ली। उसका बदन हड्डियों का ढांचा था। वह पटरियों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो गया और अपनी लाल शर्ट को पागलों की तरह हिलाने लगा। ट्रेन का ड्राइवर लोको पायलट चिल्लाया, सर देखिए सामने पटरी पर कोई है। रघुवीर ने सामने देखा। धुंध में एक छोटा सा बच्चा पटरियों के बीच में खड़ा होकर कपड़ा लहरा रहा था। हॉर्न बजाओ, हट जाएगा, रघुवीर ने आदेश दिया। तेज हॉर्न की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा, पों पों। लेकिन शिवा नहीं हटा। उसके पैर कांप रहे थे। मौत सामने से लोहे के दैत्य के रूप में आ रही थी, लेकिन उसे उन सैकड़ों यात्रियों के चेहरे याद रहा रहे थे जो उसने स्टेशन पर देखे थे। वह वहीं जमा रहा। ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक लगाओ, रघुवीर चिल्लाया। लोको पायलट ने पूरी ताकत से ब्रेक का लीवर खींच दिया। पहिया से चिंगारियां निकली, लोहे की चीख पुकार मची। ट्रेन घिसटती हुई आगे बढ़ी। शिवा ने आंखें बंद कर ली। ट्रेन का भारी इंजन शिवा के चेहरे से महज 2 फीट की दूरी पर आकर रुका। इंजन की गर्मी शिवा के चेहरे को झुलसा रही थी। वह डर के मारे वहीं पटरियों पर गिर गया। रघुवीर से गुस्से से लाल होकर नीचे उतरे। उनके पीछे गार्ड और पुलिस वाले भी थे। रघुवीर ने आव देखा न ताव शिवा को कॉलर से पकड़कर खड़ा किया और जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। पागल है हो गया है तू? मरना था तो कहीं और जाके मरता। आज इस ट्रेन का उद्घाटन था, पता है कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? शिवा गाल पर हाथ रखकर रोने लगा, लेकिन उसने सिसकते हुए कहा, साहब मार लो लेकिन गाड़ी आगे मत ले जाओ, पुल रो रहा है साहब, पुल रो रहा है। रघुवीर का हाथ हवा में ही रुक गया। पुल रो रहा है? क्या बकवास है ये?
साहब मैं रोज इसी पुल से नीचे सोता हूँ। कल रात बारिश के बाद पिलर नंबर 3 के लोहे में दरार आ गई है। जब वह हवा चलती है तो वह कड़क कड़क करता है। अगर गाड़ी उस पर गई तो वह गिर जाएगा। रघुवीर एक अनुभवी इंजीनियर थे और जानते थे कि लोहे की आवाज़ का बदलना क्या संकेत देता है, लेकिन एक 12 साल का अनपढ़ बच्चा इतनी तकनीकी बात कैसे जान सकता है। उनके मन में संदेह हुआ, लेकिन एक डर भी बैठ गया। मिश्रा जी, रघुवीर ने अपने जूनियर से कहा, टॉर्च लो और मेरे साथ चलो, बाकी सब ट्रेन में रहे। रघुवीर और शिवा साथ में, कुछ गार्ड्स पैदल उस पुल की तरफ बढ़े जो वहां से 500 मीटर दूर था। शिवा आगे आगे चल रहा था। जैसे ही वे पिलर नंबर 3 के पास पहुंचे, रघुवीर ने देखा कि ऊपर से सब ठीक लग रहा था। देख लड़के, यहाँ सब ठीक है, तूने हमारा समय बर्बाद किया है। रघुवीर ने गुस्से से कहा, नहीं साहब, नीचे देखो, जड़ में। शिवा ने उंगली दिखाई। रघुवीर ने झुककर पिलर के बेस को देखा। उनकी आंखों की पुतलियां फैल गई। पिलर की नींव के पास कंक्रीट की एक गहरी दरार थी और मुख्य गर्डर का एक बोल्ट टूटकर लटक रहा था। अगर ट्रेन उस रफ्तार से इस पर चढ़ती तो कंपन वाइब्रेशन से यह पिलर ताश के महल की तरह ढह जाता और ट्रेन सीधे नदी में समा जाती। रघुवीर पसीने से तरबतर हो गए। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गए। एक भयंकर तबाही टल गई थी। वह कांपते हुए उठे और शिवा की तरफ देखा। वह बच्चा अभी भी डरा हुआ खड़ा था, अपने गाल को सहला रहा था जहां थप्पड़ पड़ा था। रघुवीर की आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि अपार कृतज्ञता और शर्मिंदगी थी। उन्होंने शिवा के सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दे बेटा, तुमने आज सैकड़ों जानें बचा ली। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? शिवा ने मासूमियत से कहा, साहब मुझे मशीनें अच्छी लगती हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे बाबा मुझे सिखाते थे कि हर मशीन की अपनी एक धड़कन होती है। वो भी आपकी तरह इंजीनियर थे। रघुवीर को झटका लगा, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं वो? पता नहीं साहब, बहुत साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। बहुत शोर था, आग लगी थी। मैं और मेरी माँ भीड़ में खो गए। माँ तो उठ ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता मेरे बाबा कहाँ गए, बस उनकी एक निशानी है मेरे पास। शिवा ने अपनी मैली जेब से एक पुरानी टूटी हुई कलाई घड़ी रिस्ट वॉच निकाली। उसका फीता जला हुआ था और कांच टूटा हुआ था। रघुवीर की सांसें थम गई। वह कोई आम घड़ी नहीं थी। वह एक पुरानी HMT पायलट की घड़ी थी जिसके पीछे RS लव्स एल खुदा हुआ था। यह घड़ी वही घड़ी थी जो रघुवीर ने अपनी पत्नी अंजलि को उनकी शादी की सालगिरह पर दी थी, ताकि वह उसे उसके बेटे आदित्य की कलाई पर बांध सके। रघुवीर के हाथ कांपने लगे। उन्होंने झपट कर वह घड़ी शिवा के हाथ से ली। उन्होंने उसे पलट कर देखा। पीछे धुंधले अक्षरों में लिखा था, RS लव्स ए। कहानी के इस सबसे भावुक मोड़ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपकी आंखों में भी नमी आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अभी सब्सक्राइब करें ताकि परिवार और प्यार की ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। रघुवीर का गला रुंध गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने के लिए वह चीखे, आदि, तुम आदित्य हो? शिवा आदित्य सहम गया। साहब मेरा नाम तो शिवा है, लेकिन मेरी माँ मुझे प्यार से आदि बुलाती थी। आपको कैसे पता? रघुवीर ने उस गंदे बदबूदार कपड़े पहने बच्चे को जोर से अपने सीने से लगा लिया। 8 साल का वो खालीपन, वो दर्द, वो तड़प आज आंसुओं बनकर बह रही थी। मैं ही तुम्हारा बदनसीब बाप हूँ बेटा। मैं रघुवीर हूँ। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हर अनाथालय, हर स्टेशन। मुझे लगा था कि तुम भी माँ के साथ। रघुवीर आगे बोल नहीं पाए। वहाँ खड़े गार्ड्स, पुलिस वाले और ट्रेन के यात्री जो अब बाहर आ चुके थे, यह मंजर देखकर दंग रह गए। जिस बच्चे को उन्होंने दुत्कारा था वह न सिर्फ उनकी जान बचाने वाला फरिश्ता था, बल्कि इस बड़े अफसर का खोया हुआ बेटा भी था। रघुवीर ने आदित्य का चेहरा अपने हाथ में लिया। जिस कान को मैंने मशीनों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार किया था, आज उसी हुनर ने मेरी और हजारों लोगों की जान बचा ली। मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, मैंने तुझ पर हाथ उठाया। आदित्य भी अपने पिता के गले लगकर रोने लगा। उसे उसका बाबा मिल गया था जिसकी धुंधली यादें उसे रातों को सोने नहीं देती थी। अगले दिन के अखबारों में रॉयल एक्सप्रेस के उद्घाटन की खबर नहीं छपी थी। पहले पन्ने पर एक फोटो थी, रघुवीर सिंह अपने बेटे आदित्य के पैर छू रहे थे और शीर्षक था, एक पिता का सम्मान, एक बेटे का बलिदान। सरकार ने आदित्य को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, लेकिन आदित्य के लिए सबसे बड़ा इनाम यह था कि अब उसे पटरियों के किनारे भूखा नहीं सोना पड़ता था। वह अब अपने पिता के साथ रहता था और रघुवीर ने वादा किया कि वह उसे देश का सबसे बड़ा इंजीनियर बनाएगा। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के कपड़ों और उसकी हालत से उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। कीचड़ में ही कमल खिलता है। वह बच्चा जिसे दुनिया ने भिखारी समझा, उसके पास वह ज्ञान था जो बड़े बड़े डिग्री वालों के पास भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, नियति के खेल निराले होते हैं। वह बिछड़ा भी देती है और वक्त आने पर एक थप्पड़ के बहाने ही सही मिला भी देती है। रिश्तों के खून हो या इंसानियत के, उन्हें दिल से निभाइए। अगर इस बाप बेटे के मिलन ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।